नमस्कार, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 2। इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण को पढ़ेंगे। कैसे हेलो एल्केन को हम नामकरण करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि उसको कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। आज हम सब हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो पूरे ऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वह आपका होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हमें आना चाहिए कि कैसे हम किसी भी संरचना का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक जो कक्षा 11 का होता है उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में मदद मिल पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आईयूपीएसी अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, प्रीफिक्स लिखना पड़ता है और फिर इसके बाद वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को एक साथ ही लिखना पड़ता है, तभी इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, ब्रैकेट के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पे जो टर्म इस फॉर्मूले में यूज हुई है इन सभी टर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ड रूट की तो याद रखिएगा वर्ड रूट को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं एल्क के नाम से, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी एल्क आता है तो इस एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कितने उस स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या है, वह कार्बन की जो श्रृंखला है वह कितने कार्बनों की एक चेन बनी हुई है, ये क्या कहलाता है, ये आपका वर्ड रूट कहलाता है या इसी को हम एल्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक कार्बन है तो इसे हम मेथ बोलते हैं, अगर दो कार्बन है तो उसे एथ बोलते हैं, अगर तीन कार्बन है तो उसे प्रोप बोलते हैं, अगर चार कार्बन है तो उसे ब्यूट बोलते हैं, अगर पांच कार्बन है तो उसे पेंट बोलते हैं, अगर 6 कार्बन है तो उसे हेक्स बोलते हैं, अगर 7 कार्बन है तो उसे हेप्ट बोलते हैं, अगर 8 कार्बन है तो उसे ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इसे अपने उंगलियों में आप काउंट कर सकते हैं और लगातार इसको बार बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो इसका मतलब कुछ जो बेसिक चीज़ है वो आपको याद हो जाएगी। याद रखिएगा वर्ड रूट का एक और मतलब क्या होता है, एल्क होता है। जैसे अगर हम एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना, तो एल्केन में जो एल्क होता है वह कार्बन की संख्या होता है और जो एन होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे एन क्या है आपका। तो याद रखिएगा कि वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या, ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कितने, एक कार्बन जो है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। टोटल कार्बन की संख्या कितनी होगी, दो होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, एर्थ बोलते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन की श्रृंखला है, तीन कार्बन की श्रृंखला है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, दो, तीन और चार, तो यहाँ पे इसे किसे क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। इसमें कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो पांच कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, पेंट हो गया। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन है और छः कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, हेक्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात कार्बन है तो सात कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, हेप्ट हो गया। वहीं पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ हैं तो आठ वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। तो ये सब क्या था, ये सब था आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट को हम और क्या बोलते हैं, एल्क बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। तो इस पूरे फार्मूले में वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया, कार्बन की संख्या। हमारे पूरे स्ट्रक्चर में कितनी कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे यौगिक जो क्रियात्मक समूह नहीं माने जाते हैं उन्हें प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। इन प्रतिस्थापी को पूर्व लग्न या प्रीफिक्स कहते हैं। मतलब कहने का कि जो आपके क्रियात्मक समूह नहीं हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, प्रीफिक्स मानते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपको Cl मिलता है तो Cl को प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। वहीं अगर Br मिलता है तो इसे ब्रोमो लिखते हैं, अगर F मिलता है तो इसे फ्लोरो मिलते हैं, अगर I मिलता है तो इसे आइडो कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एज अ प्रीफिक्स NO2 मिलता है तो इसे हम नाइट्रो बोलते हैं। अगर एज अ प्रीफिक्स आपको NH3 मिलता है तो इसे क्या पढ़ते हैं, एमिनो पढ़ते हैं। याद रखिएगा जो NH3 होता है, NH3 का मतलब क्या होता है, NH3 का मतलब होता है आपका अमोनिया,
ठीक है ना, याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया। जब NH3 से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एमिनो बन जाता है। एमिनो मतलब एज अ प्रीफिक्स यूज होगा आपका। वहीं अगर NO हो जाता है तो NO को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर दो नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और फिर इसके बाद वह किसी दूसरी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो याद रखिएगा एक नाइट्रोजन को हम एजो बोलते हैं, और चूंकि दो नाइट्रोजन है इसलिए हम क्या बोलते हैं, डाई एजो। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वहाँ पे N2 करके भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर N2 करके आ रहा है, नाइट्रोजन गैस नहीं, N2 मतलब यहाँ पे डाई एजो, मतलब यह आपस में अभी किसी से जुड़ेगा N2 आपका, ठीक है ना। अगर OCH3 हो जाता है इसे क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। CH3 क्या हो गया, CH3 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और चूंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन लगा होने चक्कर में ऑक्सी लगा देते हैं, इसलिए क्या बन जाता है, मिथॉक्सी बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपका C2H5 है, कितने कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन का मतलब क्या हो गया आपका, एथ हो गया, ठीक है ना। और चूंकि ऑक्सीजन से आपका C2H5 जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, OXY, ऑक्सी लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया आपका, इथॉक्सी बन गया। वैसे ही आपका OH जो आपका होता है, अगर OH को क्रियात्मक समूह के रूप में लिया जाता है तो उसे हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे जो OH है वह एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो एज अ प्रीफिक्स यूज होने में उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रो के साथ ऑक्सी जुड़ेगा तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर CH3 जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड कहलाता है, लेकिन अगर CHO को अगर एज अ एल्डिहाइड, एज अ क्रियात्मक समूह नहीं यूज कर रहे हैं, वह वहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में यूज हो रहा है, तो उसे उसका प्रीफिक्स नाम क्या होगा, फॉर्मली होगा। क्या होगा, फॉर्मली। याद रखिएगा, एक स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे OH भी होता है कार्बन में, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है ना, इस कार्बन में OH है, ठीक है ना, इसी में आपका CHO लगा हुआ है और इसी में आपका क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को यहाँ पे कि ये जो OH है यहाँ पे और जो यहाँ पे CHO है, ये सब किसके रूप में यूज होंगे, एज आ आपके प्रीफिक्स यूज होंगे। एज आ क्या यूज होंगे, आपके प्रीफिक्स यूज होंगे, ठीक है ना। वहीं पे जो आपका COOH है आपका, यह आपका एज आ क्रियात्मक समूह यूज होगा, ठीक है ना। क्या यूज होगा आपका, क्रियात्मक समूह, मतलब सफिक्स के रूप में आएगा, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जब आपका जब यहाँ पे ये प्रीफिक्स बन जाएंगे तो यहाँ पे OH को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और यहाँ पे CHO को हम क्या लिखेंगे, फॉर्मली लिखेंगे। ये चीज़ याद रखना जरूरी है कि COOH का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, जबकि OH और CHO का मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे, ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। तो फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, जो इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हमने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लिया, इसमें हमने वर्ल्ड रूट के बारे में पढ़ लिया। वर्ल्ड रूट कौन होते हैं, वर्ल्ड रूट आपके कार्बन की संख्या होते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है, एल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वहीं दूसरा आपका क्या है, दूसरा हमने जो पढ़ा है वह है आपका प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो एक वर्ल्ड रूट हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया। आइए आगे चलते हैं। तो अगला है आपका सफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स हो गया, वर्ल्ड रूट हो गया। अब हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पे दो प्रकार के सफिक्स थे, एक प्राइमरी सफिक्स था और एक सेकेंडरी सफिक्स था, ठीक है ना। तो सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है जिसे हम प्राथमिक अनुलग्न बोलते हैं, वहीं दूसरा आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है जिसे हम द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक सफिक्स की, ठीक है ना। तो प्राइमरी सफिक्स का नेम क्या होता है, एक होता है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस ईन और एल्क प्लस आइन, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्क होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्क होता है, ठीक है ना, ये क्या है आपका, ये है आपका वर्ल्ड रूट है। ये क्या है आपका वर्ल्ड रूट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, एन, ईन और आइन ऐड हुआ है। तो वैसे ही तीन आपके यहाँ प्रीफिक्स नेम है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। तो हमें एज अ प्राइमरी सफिक्स किसको यूज करना है, हमें एन का यूज करना है, ईन का यूज करना है और आइन का यूज करना है। ये कब करना है इसको समझिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, जैसे अगर यहाँ पे एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन यूज होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, अगर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए,
ठीक है ना। किसी भी पूरी श्रृंखला में किसी भी कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका इन यूज होगा। और अगर कहीं पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए, त्रिबंध आ जाए, ठीक है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाए, त्रिबंध आ जाए, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, आयन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूरी श्रृंखला में सभी सिंगल बंध है कार्बनों के बीच, याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच हमें याद रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो वहाँ पे एन प्राइमरी सफिक्स के रूप में यूज होगा। अगर वहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है तो वहाँ पे इन यूज होगा। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो वहाँ पे आइन यूज होगा। ये हमें याद रखने वाली बात है। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब हम आगे देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी सफिक्स को एज क्रियात्मक समूह बोला जाता है। सेकेंडरी सफिक्स आपके कौन होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स आपके क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है ना। जो आपके सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। ये क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, एक है आपका एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड जो कि मैं बता चुका हूँ, तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा है आपका ईस्टर, पांचवा है आपका एसिडेमाइड, छठवां है आपका कीटोन, सातवां है आपका नाइट्रिल्स और लास्ट है आपका एमीन्स, ठीक है ना। ये तो हो गए क्रियात्मक समूह। अब इनकी पहचान क्या करते हैं और एज ए सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जब हमने प्राइमरी सफिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, किसी भी सभी कार्बन के बीच एकल बंध है, तो वहाँ पे एन प्रीफिक्स यूज होता था। अगर किसी भी पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे इन यूज होता था। अगर पूरी श्रृंखला में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या होता था, आइन होता था। ये पहचान थी और ये उसका प्रीफिक्स था। वैसे ही इसकी हम कैसे पहचान करेंगे, एल्कोहल कौन है, एल्डिहाइड कौन है, तो हम सबसे पहले पहचान के बारे में जानेंगे और उसके सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका एल्कोहल है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका कौन है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल का जो पहचान होता है वो OH होता है। आपको पूरी श्रृंखला में अगर कहीं OH मिल जाता है तो वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल के रूप में हम क्या यूज कर रहे होंगे, OL, ऑल, क्या यूज कर रहे होंगे, ऑल को यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑल होगा। इसके बाद एल्डिहाइड, तो अगर आपको पूरे स्ट्रक्चर में CHO मिलता है, ठीक है ना, तो CHO मिलने पर वह क्या होता है, वह आपका एल्डिहाइड होता है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अल का यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होगा, AL, अल यूज होगा, ठीक है ना। क्या यूज होगा आपका, अल यूज होगा। वहीं पे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का शॉर्ट फॉर्म होता है COOH। और ये कार्बन याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये कार्बन एक चेन के रूप में काउंट होते हैं। तो जब आप वर्ड रूट बना रहे होंगे तो इन कार्बन्स को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान क्या होती है, COOH होती है, ठीक है ना। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या कहलाता है, ओइक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, ओइक एसिड। जब अगर वहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो हम सेकेंडरी सफिक्स या किसका नाम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। इसके बाद ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर का मतलब होता है COOR। आर क्या होता है, आर आपका एल्किल समूह है, ठीक है ना। आर क्या है आपका, एल्किल समूह। ये मैं पिछले लेक्चर में अपने बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आर क्या होता है आपका, एल्किल समूह होता है। ये आपके सामान्य नाम में भी बहुतायत यूज होता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, ठीक है ना, वह एल्किल के नाम से होगा। मतलब सबसे पहले जो ये आर है, ठीक है ना, ये किसके रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे केवल CH3 है, आर के स्थान पे क्या है आपका CH3 है, तो यहाँ पे मेथिल हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन है तो एल्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे C2 और C2 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 हो जाता, मतलब C2H5 और ऐसे करके ये इससे जुड़ा होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 कार्बन है तो एल्क के स्थान पे यहाँ पे एथ हो जाता, तो ये एथिल हो जाता। और इसके बाद पूरा नाम करने के बाद लास्ट में क्या लग जाता, OH लग जाता, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये ईस्टर का हो गया। इसके बाद आपका है एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड की पहचान होती है CONH2, ठीक है ना, CONH2। इसके लिए हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, एमाइड का यूज करते हैं। ये आपको पार्ट 2 के चौथे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। वहीं जो एल्डिहाइड और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना, ये आपका तीसरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जो एल्कोहल है ये आपका दूसरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। हम इसके अलग से IUPAC नाम वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन का क्या होता है, R,
COOR, ठीक है ना, मतलब ऐसे R होगा, यहाँ C होगा, इसमें O ऐसे होगा और यहाँ पे R। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं, आपको ऐसे करके उस स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका कीटोन होता है, इसमें इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ऑन है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है आपका, ऑन है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रिल्स की। तो नाइट्रिल्स जो आपका होता है, ठीक है ना, जो आपका नाइट्रिल्स है, नाइट्रिल्स की पहचान क्या होती है, CN होता है, ठीक है ना, इसकी पहचान क्या होती है, CN होती है, ऐसे करके, ठीक है ना, या तो ऐसे मिलेगा या तो ऐसे मिलेगा, इसकी पहचान CN करके होती है, ठीक है। तो इस CN को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल बोलते हैं। इसके बाद एमीन्स आ गया, एमीन्स क्या हो गया आपका, NH2 हो गया, NH2, ठीक है ना। तो NH2 अगर वहाँ पे लिखा है किसी स्ट्रक्चर में NH2 है वहाँ पे, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एमीन है, और एमीन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमीन ही होता है। याद रखिएगा, हम इन दोनों को चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। वहीं जो आपका ये एल्कोहल वाला है ये आपका दूसरे चैप्टर में जाएगा, वहीं इन दोनों को एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम तीसरे चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। ये एमाइड भी आपका चौथे चैप्टर में जाएगा, ठीक है ना। और कीटोन को हम एल्कोहल के साथ, कीटोन को अप्रॉक्सीमेट हम ये तीसरे चैप्टर में ही पढ़ रहे होंगे। जो ये कीटोन होगा आपका, ये आपका तीसरे चैप्टर ही में जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये था आपका सेकेंडरी सफिक्स। अब हमने जो पूरा फार्मूला हमारा था, उस पूरे फार्मूले में हमने देख लिया कि वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। अगर आप लोग को एक बार देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, ताकि आप इन चीज़ों को याद कर पाएँ। चलिए चलते हैं अपने उसमें IUPAC में, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। इन एग्जाम्पल्स की सहायता से हमें क्या बताना है, इस एग्जाम्पल्स की सहायता से, ठीक है ना, हम IUPAC नामकरण करेंगे। हमारे पास ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, जो कि एक साथ आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ याद करने वाली चीज़ें क्या क्या है आपको याद रखना है। सबसे पहला रूल आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि कार्बन की जो चेन होती है, ठीक है ना, जो चेन है आपकी, ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो, मैक्स कार्बन आपके हों, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होने चाहिए, चेन्स में होने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये आपको याद रखना है कि जो प्रीफिक्स है, ठीक है ना, और जो आपका सफिक्स है, ठीक है ना, ये सबसे कम कार्बन वाले में हो, कम नंबर वाले कार्बन में हो, ठीक है ना, कम नंबर वाले कार्बन में होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपके दो रूल आपको याद रखने। अच्छा, इससे चेन ढूंढने के बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने इसमें, सबसे पहले इसका IUPAC नामकरण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने कक्षा 11 में IUPAC को अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। आइए हम अपने चैप्टर की ओर लौट के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला ढूंढनी है। तो देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। चार कार्बन है, इसके अलावा कोई कार्बन नहीं। अब हमें क्या करना है, इन चारों का नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे यहाँ पे Cl है, ये Cl यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो OH है, ये आपका किसके रूप में काम हो रहा है, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, OH आपका सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आ रहा है और ये आपका प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है। तो जो नंबरिंग होगा वो हमें ऐसे, हमें सभी कार्बन को एड्रेस देना पड़ेगा, सभी को नंबर देना पड़ेगा। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर वाला कार्बन में ही रखना है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर पे आपका तीसरे नंबर पे OH आएगा। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे किस नंबर पे आएगा आपका, दूसरे नंबर वाले पे आएगा। इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग करना हमारे लिए ज़्यादा उचित है। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 कार्बन हो गया और ये आपका 4 नंबर कार्बन हो गया। तो सबसे पहले हमने इसकी नंबरिंग कर ली। अब अपने फॉर्मूले की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना है। प्रीफिक्स कौन है आपका, Cl है। Cl को हम एज अ प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, क्लोरो के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, क्लोरो कौन से कार्बन में है, तीसरे नंबर वाले कार्बन में है। सबसे पहले उसका पता लिखेंगे, 3 डैश लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे कौन है आपका, क्लोरो। जैसे हम पता बताते हैं ना, वैसे ही हमें हर एक कंपाउंड का, हर एक परमाणु का पता बताना पड़ेगा कि वह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो ये 3 आपका क्या हो गया, क्लोरो हो गया हमारा, और कोई प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं, तो प्रीफिक्स हमारा डन हो गया। अब हम आते हैं अपने वर्ड रूट की ओर। ये वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या होता है, एक साथ लिया जाता है। याद रखने वाली बात है कि जैसे एन लिया है हमने और इन लिया है हमने, ठीक है ना, ये आइन लिया है हमने। अगर इसके, ये तो प्राइमरी सफिक्स होगा, ये कौन हो गया आपके प्राइमरी सफिक्स। अगर यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आपका दिया हुआ है और सेकेंडरी सफिक्स का जो पहला अक्षर है वह अगर वॉवेल निकलता है, क्या निकलता है, वॉवेल, ठीक है ना। वॉवेल कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ये जो वावेल होते हैं, अगर सेकेंडरी सफिक्स का जो पहला अक्षर है वो एक वावेल होता है, तो ये जो प्राइमरी सफिक्स का ये जो ई होता है, ठीक है ना, ये हट जाता है, केवल ईएन बचता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने फिर से एक बार उसमें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सबसे पहले हमने तीसरे नंबर पे कौन है आपका, क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, ठीक है ना। इसके बाद वर्ल्ड रूट कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया ब्यूट। अभी हमें इसके आगे नहीं चलना, ये एक ही साथ लिखा जाएगा। तो ये ब्यूट हो गया, ब्यूट स्मॉल होगा, बी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना, ब्यूट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, सभी कार्बनों के बीच में क्या है, सिंगल बंध है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे, ठीक है ना, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। लेकिन अभी ई नहीं लिखते, पहले देख लेते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, ओ एच। तो ओ एच आपका क्या होता है, एल्कोहल होता है, और एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखते थे हम लिखते थे वहाँ पे ऑल। देखिए ऑल अगर आ रहा है तो ऑल का जो ओ है वो वॉवेल है कि नहीं है, ए ई आई ओ यू, तो ओ आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब हमें एन का, प्राइमरी सफिक्स का एन का ई नहीं लिखना है, हमें सीधा क्या लिख देना है, ऑल लिख देना है, ठीक है ना। और ये जो ऑल है, ठीक है ना, वो कितने नंबर पे है, वह आपका दूसरे नंबर वाले कार्बन पे है। तो हमें यहाँ पे ब्यूटेन डैश 2 और यहाँ पे क्या लिख देना है, ऑल लिख देना। हमें हर एक का पता लिखना है। अगर एक लिखा है, जैसे अगर ये जो OH है वो 1 नंबर वाले कार्बन में होता, तो अगर हम यहाँ पे नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, सीधा यहाँ पे ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इसका IUPAC क्या हो गया, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। इसके बाद दूसरे को देखते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए CHO दिया हुआ है, लेकिन इसका कार्बन हम काउंट करेंगे। तो कार्बन कितने हो गए, एक तो ये आपका हो गया सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी यहाँ पे प्रीफिक्स, कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम सीधा क्या बात कर सकते हैं, अब हम सीधा बात कर सकते हैं वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स पे, ठीक है ना। इससे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4, और अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो देखिए CHO कौन से नंबर पे आ रहा है आपका, पहले नंबर वाले पे आ रहा है। इसका मतलब हमें कहाँ से काउंट करना है, यहीं से लेके चलना है, ठीक है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूट, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होने पर क्या लिखता है, आइन लिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे YNE लिखा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक इसको लिखने से पहले याद रखिएगा, ठीक है ना, अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने ब्यूट लिख दिया, ठीक है ना। अब चूंकि पहला है तो हम इसे कैपिटल लिख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ये उल्टा लिख दिया, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अच्छा, ब्यूट लिख दिया हमने यहाँ पे, और एक नंबर पे कौन हो गया आपका, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स तो है नहीं हमारा, तो ब्यूट हो गया। अब इसके बाद जो ये वाला हो गया वर्ड रूट हमने लिख दिया है। अब हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स में। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, आइन हो गया, लेकिन आइन भी किस में है, दूसरे और तीसरे नंबर पे, दूसरे और तीसरे नंबर वाले कार्बन पे। तो हमें सबसे कम नंबर वाले कार्बन को यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो ब्यूट 2 आइन, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो आपका क्या है, CHO में हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। CHO का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है,
ठीक है ना। तो वर्ड रूट हो गया प्राइमरी। अब हमें लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। तो CHO का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल होता है, ठीक है ना। तो अल का जो ए है वह वॉवेल है कि नहीं है, तो वॉवेल होने पर ये जो आइन का ई है वो हट जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि अल जो कि CHO है वो 1 नंबर वाले कार्बन पे है, इसलिए हम यहाँ पे हमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा यहाँ पे A और L लिख देंगे। तो ये हो गया ब्यूट टू आइल, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल आपका क्या है, अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहले देखिए जो ये Br है ये तो आपका प्रीफिक्स हो गया, ये जो OH हो गया ये आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। और चूंकि सब में सभी कार्बनों के बीच में क्या है, सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा प्राइमरी क्या हो जाएगा, हमारा जो प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एन हो जाएगा। तो सिंपल लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं इसको करते हैं हम। सबसे पहले कार्बन की संख्या, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तीसरे नंबर पे कौन है, Br है, Br मतलब ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है ना, 3 ब्रोमो हो गया। इसके बाद ये आपका प्रीफिक्स हो गया। अब हम आते हैं वर्ड रूट में, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट हो गया आपका, ठीक है ना। क्योंकि सभी के सभी क्या है आपके, सभी के सभी एकल बंध में है कार्बन में, तो इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन होगा, तो एन का एन ही लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं। पहले सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं क्या है। सेकेंडरी सफिक्स आपका OH है, OH का क्या होता है, ऑल होता है, O आ गया इसका मतलब वॉवेल आ गया, इसलिए ई नहीं लिखेंगे। और चूंकि 1 नंबर, चूंकि आपका कौन से नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ऑल लिख सकते हैं, या हम इसे 3 ब्रोमो ब्यूट ब्यूटेन नॉल, ठीक है ना, ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, हम इसे सीधा लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया, चलते हैं तीसरा हो गया। अब चलते हैं अगले की ओर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो CHO है ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना। कोई भी प्रीफिक्स आपका यहाँ पे नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रीफिक्स आपका नहीं है, ठीक है ना। तो कार्बन की नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे और 4 नंबर इस कार्बन को देंगे। 1 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर का वाला कार्बन में रखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट की बात करते तो वर्ड रूट तो आपका ब्यूटी हो गया, ठीक है ना, ब्यूट। अब इसके बाद सभी कार्बनों के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई नहीं रखते हैं। CHO में क्या होता है, CHO में होता है आपका Al होता है, Al कौन से नंबर पे, 1 है, तो या तो आप ब्यूटेन 1 अल लिख दें, या तो आप सीधा इसे ब्यूटेनल लिख दें, ठीक है ना, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपना अगले की ओर, ये वाले की ओर, ठीक है। तो देखिए इसमें CHO लिखा हुआ है, ये आपका हो गया सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना, किसी प्रकार का प्राइमरी सफिक्स नहीं है यहाँ पे। और कार्बन के बीच में क्या है आपका, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन यूज होगा, ठीक है ना। नंबरिंग करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स को सबसे कम नंबर देना होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अब चूंकि प्रीफिक्स तो है नहीं, सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट हमारा कितना, 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट। सबसे पहले हम यहाँ फिर लिख देंगे ब्यूट आपका, ठीक है ना। ब्यूट के बाद देखिए अब ईन जो है आपका, ठीक है ना, ईन जो है, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स आपका क्या है, ईन है। ईन कितने नंबर पे है, 2 और 3 नंबर पे, हमें सबसे कम नंबर वाले, सबसे कम नंबर कौन है, 2, तो ब्यूट 2 ईन, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 1 नंबर पे कौन है आपका, COOH है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ऑइक, क्योंकि COOH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑइक एसिड होता है, ऑइक एसिड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 ईन ऑइक, ईन में जो ये ई है ये हटा देंगे, जो ये ई है वो हटा देंगे, केवल ईएन रहेगा, ठीक है ना, ऑइक एसिड, ठीक है ना। क्यों ये हट गया, क्योंकि O है, O क्या है आपका, वॉवेल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसका IUPAC नेम। अगले IUPAC की ओर जाते हैं, ये वाला तो हम कर ही चुके हैं, ये वाला हम कर ही चुके हैं, इसकी ओर आते हैं। फिर देखते हैं, देखिए
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। कोई भी प्राइमरी सफिक्स नहीं है, कोई भी प्राइमरी सफिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नामकरण करते हैं सबसे पहले कार्बन की, तो कार्बन में सेकेंडरी सफिक्स को सबसे कम नंबर देते हैं, 1 2 3 और 4 नंबर का। 4 कार्बन का मतलब सबसे पहले प्रीफिक्स तो है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट में आते हैं। वर्ड रूट 4 कार्बन मतलब आपका ब्यूट हो गया, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया आपका, ब्यूट हो गया। अब इसके बाद ब्यूट के बाद दूसरे नंबर वाले कार्बन में कौन है आपका, आइन है, प्राइमरी सफिक्स आपका, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे आइन लिख देंगे। इसके बाद 1 नंबर पे कौन है आपका, COOH, तो यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे ओइक एसिड लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ ई नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ब्यूट 2 आइन, ठीक है ना, आइन, आइन में ये यहाँ इसको ओ बन जाएगा, ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि एक का कोई मतलब नहीं होता, तो ये वाला भी आपका हो गया। अब अगले की ओर आते हैं, ठीक है, ये वाला, तो इसमें देखिए OH है, ये आपका हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना, और ये आपका प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स नहीं है आपका, ठीक है ना। नंबरिंग करते हैं तो OH जिससे जुड़ा हो, जो सेकेंडरी सफिक्स जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको सबसे कम नंबर दिया जाता है, तो ये 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया और ये आपका 3 नंबर का कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी प्रीफिक्स है नहीं, अब सीधा वर्ड रूट में आते हैं। 3 का मतलब क्या होता है आपका, मेथ एथ प्रॉप, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, प्रॉप आएगा, ठीक है ना, प्रॉप आ गया। इसके बाद अब देखिए 1 और 2 नंबर पे कौन है आपका, ठीक है ना, प्राइमरी से भी डबल बॉन्ड में किसको लिखते हैं, ईन लिखते हैं, तो यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1, और इसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पे EN लिख देंगे, ई नहीं लिखेंगे। इसके बाद 1 नंबर पे कौन है आपका, 1 नंबर पे कौन है आपका, OH भी है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, OH को ऑल लिखते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते, क्योंकि अब देखिए सब एक एक है, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा आप प्रॉप लिखिए, इसके बाद 1 लिखा है तो कोई मतलब नहीं, सीधा EN लिख दीजिए प्राइमरी सफिक्स को, और चूंकि ये भी 1 लिखा है तो इसका भी कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या था, ऑल था, तो हम इसे यहाँ पे ये लिख देंगे, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपिनॉल, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपिनॉल, ठीक है। तो ये वाला भी आपका हो गया। अब चलते हैं लास्ट की ओर, तो लास्ट में आपका देखिए ये OH है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। चूंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आपका आइन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका, आइन हो गया, ठीक है। अब हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं, प्रॉप आ गया। अब चूंकि 1 नंबर पे कौन है आपका, 1 नंबर पे आपका प्राइमरी सफिक्स है आइन, तो यहाँ पे YN लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स क्या है। और OH किस नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा है सेकेंडरी सफिक्स हमारा, तो OH को हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, या आप देखो सब एक एक है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉप YN ऑल, ठीक है ना, तो इसको बन जाएगा प्रोपाइनॉल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। ये आपका यहाँ पे IUPAC हो गया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है वो होता है कि IUPAC नामकरण और सामान्य नामकरण में क्या मुख्य अंतर होता है, ठीक है ना। तो बहुत अंतर ये होता है कि जैसे आपको यहाँ पे क्लोरो मिल जाए, क्या मिल जाए, क्लोरो मिल जाए, तो क्लोरो तो हमने किस में पढ़ा था, प्रीफिक्स में पढ़ा था, तो ये आपका IUPAC हो गया, ठीक है ना। और वहीं अगर आपको क्लोराइड मिल जाए, क्या मिल जाए, क्लोराइड, तो क्लोराइड का मतलब क्या होता है, क्लोराइड तो हमने अभी कहीं पे भी IUPAC में ना तो प्रीफिक्स में पढ़ा है Cl को, और ना ही हमने उसके सेकेंडरी सफिक्स में देखा है। तो अगर आपको क्लोराइड मिल जाता है तो वो क्या होता है, आपका सामान्य नाम होता है, ठीक है ना, क्या होता है आपका सामान्य। जैसे आपको सीधा मिल जाए एल्कोहल, तो एल्कोहल तो हमने पूरे IUPAC में कहीं नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है, लेकिन उसके नाम में तो हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया ना, हम तो एल्कोहल के नाम में ऑल यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एल्डिहाइड नाम मिल जाए तो एल्डिहाइड तो हमने कभी उसके नाम में यूज ही नहीं किया IUPAC नामकरण में,
हम तो वहाँ पे एल्डिहाइड की जगह अल यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अगर ऐसे सीधा नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे वो क्या है, वह आपका सामान्य नाम है। और अगर आपको वहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है ना, और फ्लोरो, ठीक है ना, और अल, ऑल, ऑइक, ठीक है ना, वॉन, ऐसे अगर आपको नाम मिलते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, आपका आईयूपीएसी नामकरण है। अभी हम आईयूपीएसी को पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी एक और पार्ट आएगा आईयूपीएसी का, जिसमें हम थोड़े एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा चौथा वीडियो आएगा, वह आपका इसी हेलो एल्केन के सामान्य नाम पे आएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो अब हम हेलो एल्केन का जो हमारा मुख्य चैप्टर है, हम उसकी ओर आते हैं। हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है ना। हम इसी सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखिए, जो Cl हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद एक ही कार्बन है और ये किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है, इसका मतलब वर्ड रूट का मतलब प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एन हो गया। अगर एक ही कार्बन होता है तो वहाँ पे हमेशा प्राइमरी सफिक्स में एन ही यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितने नंबर का कार्बन है ना, नंबरिंग करते हैं, एक रख दिया, ठीक है ना। अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रीफिक्स Cl है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है ना, 1 क्लोरो हो गया। इसके बाद वर्ड रूट में केवल एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब हो गया मेथ, ठीक है ना। और उसमें एन लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका मेथेन बन जाएगा। क्योंकि एक ही नंबर पे आपका है तो हमें नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका हो गया, इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरो मेथ, ठीक है ना, और एन जुड़ जाएगा उसी में, तो ये बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसका। अब सेकंड वाले का देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर जो ये Cl है, हमने केवल प्रीफिक्स में ही पढ़ा हुआ है, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद किसी भी प्रकार का यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो हम सीधा नंबरिंग करते हैं, 1 और 2, ठीक है ना। ये आपका CH2 है और ये आपका CH3 है, तो 1 और 2 नंबरिंग कर दिया। पहले नंबर पे कौन है, आपका क्लोरो है, ठीक है ना। 1 नंबर वाले कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। इसके बाद वर्ड रूट 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको स्मॉल में बनाइएगा, ठीक है ना, एथ लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो यहाँ पे भी देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो एथ हो गया। और चूंकि एक ही नंबर है यहाँ पे, 1 एन लिख सकते हैं, या तो सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे, एथेन लिख देंगे। तो 1 क्लोरो एथेन हो गया इसका नाम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका देखिए, अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि C3H5 के स्ट्रक्चर्स कितने तरह से बन सकते हैं, या C3H7 के क्या क्या समअवयवता होती है। तो याद रखिएगा, C3H7 के मात्र 2 स्ट्रक्चर ही बन सकते हैं जिनका आईयूपीएसी नामकरण अलग अलग होता है। इसके अलावा अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उन सभी का नाम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है, आया है और आ सकता है कि C3H5 के समावयवता का नामकरण क्या होगा, ये समअवयवता बताइए। या C3H5 के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। आइए इसका नामकरण करते हैं, ठीक है ना। आई लिखा है तो आई हमारा क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स हो गया। आई क्या हो गया, हमारा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका कार्बन की संख्या 1, 2 और 3 कार्बन की हमारी संख्या हो गई, ठीक है ना। नामकरण करते हैं 1, ठीक है ना। आई को क्या लिखते हैं, आइडो लिखते हैं, आइडो, 1 आइडो, ठीक है ना। ये आपका प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट आपका 3 हो गया, तो मेथ, एथ, प्रॉप, प्रॉप यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया प्रॉप। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, चूंकि सभी कार्बनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। अच्छा, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, एन लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, ई नहीं लिखेंगे, फिर वही वाली गलती, ठीक है ना। एन नहीं लिखेंगे जब तक देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स है कि नहीं।
तो यहाँ पे किसी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई को लिख देंगे। तो ये क्या बन गया आपका 1 आइडोप्रोपेन। क्या बन गया आपका 1 आइडोप्रोपेन। अब दूसरे को करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक लंबी श्रृंखला बनानी, ये हमारे लिए समझने वाली बात है। अगर लंबी श्रृंखला नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे करें कि हम इसको एक दे दें, इसको दे दें, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक कार्बन यहाँ बन सकता है। देखिए एक श्रृंखला ये भी बन सकती है आपकी कि एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा पैटर्न सही होगी। 3 कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। तो याद रखिएगा कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला लेनी है, कार्बन की सबसे छोटी श्रृंखला नहीं लेनी है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स कौन है आपका, आई है। तो आई कितने नंबर वाले कार्बन पे, 2 नंबर वाले कार्बन, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइडो, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड रूट कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप, तो यहाँ पे हमने प्रॉप ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद किसी भी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना, किसी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे है नहीं। तो इसके बाद सीधा प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो गया, 2 आइडोप्रोपेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपसे कभी कह दे कि C4H9Cl, ठीक है ना, C4H9Cl की समअवयवता कितनी होती है या इसके कितने संरचनाएं संभव हैं, तो याद रखिएगा 4 संरचनाएं संभव हैं, 1 2 3 और 4। अगर आपने इन चारों के अलावा कोई भी 5वीं श्रृंखला बनाई तो उसका नाम इन चारों के नाम के बराबर ही होगा, ठीक है ना। अगर नाम बराबर हो गया इसका मतलब वह संरचना अलग नहीं है। आइए इसका भी नामकरण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे Cl क्या हो गया आपका, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना। कार्बन की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 कार्बन हो गए। प्रीफिक्स क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स आपका हो गया Cl, कितने नंबर पे, 1 पे, तो 1 क्लोरो, ठीक है ना, प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट की बात ही आती है, तो वर्ड रूट कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब हो गया मेथेट प्रॉप ब्यूट, तो यहाँ पे आपका आ गया ब्यूट, क्या आ गया आपका, ब्यूट आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या देखना है, प्राइमरी सफिक्स देखना है। तो प्राइमरी सफिक्स आपका कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स जो आपका है वह देखिए सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, और किसी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो यही आपका आईयूपीएसी नामकरण इस स्ट्रक्चर का हो जाएगा, ठीक है ना। अगले स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। ये आपका प्रीफिक्स हो गया 1 2 और 3। अब आप कहेंगे कि देखिए एक कार्बन बच गया, तो याद रखने वाली बात है कि अगर आप इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, तो इससे 3 कार्बन की श्रृंखला से ज़्यादा आप कुछ बना ही नहीं सकते हैं, अर्थात 3 कार्बन की श्रृंखला ही बनी हुई। तो हम किसको लेते हैं, हम ये नीचे वाले 3 कार्बन ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्रीफिक्स, अच्छा प्रीफिक्स में याद रखिएगा प्रीफिक्स के अलावा ब्रांचेस भी आते हैं। जैसे एक यहाँ पे ये CH3 क्या है, एज अ ब्रांच है, तो ब्रांच में क्या करते हैं, ब्रांच में वर्ड रूट लिख के लास्ट में YL जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है आपका CH3, कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो इसको हम मेथ लिखेंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, YL लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, Cl है, तो ये आपका हो गया क्लोरो। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि दोनों किस में आ रहे हैं, दोनों एज अ प्रीफिक्स आ रहे हैं, भले ही मेथिल ब्रांच है लेकिन एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों में जो आगे का लेटर है वो क्या है, इसका C है और इसका M है। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, क्लोरो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्लोरो लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 में क्या है आपका, 2 में आपका देखिए इस 2 में आपका क्या है, इस 2 में आपका एक ब्रांच जुड़ी हुई है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, ठीक है ना। और इसके बाद ये आपका प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वर्ड रूट में, ठीक है ना। तो वर्ड रूट कितना है, 3 कार्बन है, तो मेथेट प्रॉप, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्रॉप आ गया। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, और कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नामकरण हो गया। अगले में आते हैं हम,
ठीक है ना। तो देखिए ये आपका यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो इसको हमें सबसे कम नंबर वाला देना है। अगर यहाँ से देते हैं तो ये तीसरे नंबर वाले कार्बन में आएगा, और यहाँ से देंगे तो ये दूसरे नंबर वाले कार्बन में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं और इसको 4 देते हैं। 2 नंबर पे कौन है आपका, क्लोरो है, ठीक है ना। 2 नंबर पे कौन हो गया, क्लोरो हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कितने, 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट हो गया, ठीक है ना। 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया आपका, ब्यूट हो गया यहाँ पे। तो ब्यूट हो गया। अब इसके बाद ब्यूट होने के बाद क्या लिखेंगे, ब्यूट होने के बाद लिखना है हमें प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सीधा एन लगा देंगे। देखिए ये जो हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं और तीनों के नाम क्या है IUPAC अलग अलग है। इसका मतलब ये सभी स्ट्रक्चर कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब चौथे और अंतिम स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। चौथे और अंतिम स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। ये देखिए ये आपका Cl इसका, अच्छा सबसे बड़ी श्रृंखला देखो, चाहो तो 1 2 और 3 बना लो, चाहे 1 2 और 3 बना लो। हम इसको सीधे बना लेते हैं, 1 2 और ये 3 हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए 2 पे Cl भी है और 2 पे एक ब्रांच भी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरो, और चूंकि एक ही ये ब्रांच है एक ही कार्बन की, तो इसे बोलेंगे मिथिल बोलेंगे। तो 2 मिथिल, 2 मिथिल, ठीक है ना, 2 मिथिल हो गया आपका। और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। वर्ड रूट कितने हैं, 3 मतलब प्रॉप, मेथ हेथ प्रॉप, और प्राइमरी सफिक्स क्या, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इन सभी का। अच्छा अगर आप इन सभी को देखेंगे तो इन सभी का जो नाम है वो कैसा है, अलग अलग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला उसमें क्या है आपका, अगले इसमें अगर आपसे पूछ ले कि C5H11 और Br इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सब इसकी क्या है, इसकी संरचना है, इनका सबका नामकरण करते हैं। 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो 1 पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो, ठीक है ना, 1 ब्रोमो। इसके बाद प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट के क्या आ गया, 5 है तो पेंट, और सब सिंगल हैं तो एन, ठीक है ना। तो 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं दूसरे में, तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। Br दूसरे नंबर इस कार्बन में आ गया है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 नंबर पे आ गया आपका। तो 5 नंबर पे आपका आ चुका है। इसको हम इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका IUPAC मतलब निकालते हैं, पहले प्रीफिक्स होगा। तो 2 पे कौन आ गया आपका, ब्रोमो आ गया, 2 ब्रोमो, 5 है तो आपका हो गया पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो आपका आ गया पेंटेन, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 4 और 5 कितने नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे, तो इसका नामकरण होगा 3 ब्रोमो, ठीक है ना, पेंट, और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है एन, क्योंकि किसी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम अगले उसमें आते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सबसे पहले कार्बन की बड़ी श्रृंखला, तो 1 2 और 3, कितना भी कोशिश कर लें, चाहे 1 2 3 1 2 3, इस 3 कार्बन की श्रृंखला से ज़्यादा नहीं मिल सकता। और चूंकि हमें Br को सबसे कम नंबर का देना है, तो यहीं से लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1 क्या हो गया आपका, 1 आपका ब्रोमो हो गया, 1 ब्रोमो हो गया। और 2 पे कौन है आपके, 2 आपके ब्रांच आ गई, ठीक है ना, 2 मिथिल आ गए आपके। तो चूंकि 2 सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 2 डाई मिथिल, 2 है ना इसलिए डाई लगा दिए, ठीक है ना। 3 होते तो ट्राई लगा देते, 4 होते तो टेट्रा लगा देते। तो 2 2 डाई मिथिल, ठीक है ना। तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट कितना है, 3 है, प्रॉप, मेथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन में क्या होता है, प्रॉप आता है, ठीक है ना। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। अब हम अगले उसमें आते हैं, देखिए आपका ये है, अगले आते हैं उसमें, तो देखिए यहाँ पे Br लगा है, इसको नंबरिंग देते हैं, तो 1 2
3 और 4, इससे ज़्यादा हम बड़ी श्रृंखला नहीं बना सकते। तो एक आपका हो गया ब्रोमो, एक आपका हो गया ब्रोमो, 2 आपका हो गया मेथिल, ठीक है ना, और चूंकि 4 हैं तो ब्यूट, ब्यूट, और सब में चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाले में आते हैं। अब लास्ट वाले को भी हम देखते हैं, ठीक है ना, लास्ट वाले को भी हम देखते हैं। तो लास्ट वाले में देखिए क्या है, ये एक देखिए अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3 जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ से लाते हैं 1 2 3 और 4, तो सबसे बड़ी श्रृंखला कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। तो इसको हम क्या मानेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला मानेंगे, और इसी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं। तो 2 नंबर पे कौन है आपका, 2 नंबर पे आपका ब्रोमो हो गया, ठीक है ना। 2 नंबर पे कौन हो गया, ब्रोमो हो गया। 3 नंबर पे आपका कौन हो गया, मेथिल हो गया, क्योंकि एक ही है, मेथिल हो गया, ठीक है ना। 3 नंबर पे कौन हो गया आपका, मेथिल हो गया। अब हम आते हैं, प्रीफिक्स खत्म हो गया, अब हम आते हैं वर्ड रूट में। चूंकि 4 हैं तो आपका आएगा ब्यूट, ठीक है। और चूंकि प्राइमरी सफिक्स सभी सिंगल बॉन्ड में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, किसी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो ये इसका हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है ना, इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद जो आपके बाकी के हैं सब आप ही करेंगे, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा, आपको ऐसे भी करके क्वेश्चन दे सकता है। इसको कैसे करना है देखिए, जैसे सबसे पहले इसको आप एज ए स्ट्रक्चर रूप में लिख, पहले CH3 है, CH3 लिखा, CH3 से CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। फिर CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, एक और CH2 जुड़ा हुआ है, फिर एक और CH2 से एक और CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर 4 हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ तक आ गए। फिर एक और CH2 है, और इस CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका अगर आप नामकरण करेंगे, ठीक है ना, तो और तो कुछ है नहीं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया आपका। इसका नामकरण करेंगे आप तो 1 ब्रोमो, और कुछ तो बचा नहीं तो प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट कितना, 5, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, ये जो आपका है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो जिसके साथ Br लगा हुआ है ब्रैकेट में उसी के साथ Br को एज अ बॉन्ड जोड़ दे। जैसे CH3 हो गया, ठीक है ना, ये CH2 हो गया, फिर इसके बाद एक और CH2 हो गया, फिर एक और आपका CH हो गया, ठीक है ना, फिर आपका हो गया CH2 हो गया। इस CH में कौन जुड़ा हुआ था आपका, Br जुड़ा हुआ था। तो जिस CH के साथ जब Br, जैसे इस ये Br इसके साथ जुड़ेगा, ये Br इसके साथ जुड़ेगा, और देखिए ये जो CH3 हैं ये 2 हैं किस में जुड़े हुए, इस कार्बन में जुड़े हुए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक कार्बन, इस एक CH है, इस CH में कितने CH3 जुड़े हैं, 2, तो एक CH3 ये हो गया और एक CH3 ये हो गया। इसके बाद एक CH2 हो गया, ठीक है ना, इसके बाद एक और CH2 हो गया, और इस CH2 में कौन जुड़ा हुआ है आपका, Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे, और फिर इसका क्या करना पड़ेगा, IUPAC नामकरण करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसमें IUPAC का जो और थोड़ा टफ IUPAC जो आपके NCERT में है, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। और जो भी हमने यहाँ पे प्रीफिक्स या सफिक्स जितने भी लिखा है इनको अवश्य याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने कक्षा 11 में IUPAC किया हुआ है उनको फिर से पढ़िएगा। जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो इसी में NCERT क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उस पर बेस होगा, ठीक है ना। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो हमारा चौथा पार्ट होगा वह आपके साधारण नाम पे होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।